Hello student, I welcome you in the class of economics, class 10. The chapter is going on globalization and the Indian economy. In the previous video, we have studied about how the MNCs control production in the overseas. Example of Ford Motors and how the technology improve the process of globalization, stimulate the process of globalization. Now, liberalization of foreign trade. Liberalization of foreign trade and foreign investment policy. Foreign investment policy. लिबरलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने कब अपनाई? लिबरलाइजेशन का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करना, विदेशी कंपनीज को अपने देश में आने के लिए परमिशन देना और विदेशी जो सामान है उसको अपने मार्केट में आने देना और अपनी कंपनियों का सामान दूसरे देशों तक पहुंचने का पॉलिसी अपनाना, यह है लिबरलाइजेशन। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश ने इंटरनेशनल ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग लगभग 200 ईयर्स ब्रिटिश के गुलाम रहे। ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में बिजनेस करने ही आए थे, ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया और यहाँ पे शासन किया। तो एक तो हम लोगों को ये डर था क्योंकि हम आज़ाद हुए थे बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर के संघर्ष के बाद। तो हमारे देश में जब अपनी सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, विदेशी कंपनियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया और केवल हम विदेशों से वही सामान मंगाते थे जो हमारे यहाँ नहीं होता था, जैसे पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी। ये सामान हम विदेशों से मंगाते थे। बाकी हमने विदेशी कंपनियों के इंडिया आने पे, बिजनेस करने पे, इंडस्ट्री लगाने पे बैरियर लगा रखे थे, रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, प्रतिबंध लगा रखे थे। एक तो ये कारण था कि हम लोग डरे हुए थे। दूसरा क्या कारण था? इकोनॉमिक वे में देखें तो इंडिया की जो अपनी कंपनीज थी, हमारी गवर्नमेंट उनको इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाना चाहती थी। इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाना चाहती थी क्योंकि हमारे यहाँ पे 1960s में 50-60s में इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी और हमारे जो इंडस्ट्रीज थी उस कंडीशन में नहीं थे कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कर पाते और मार्केट में अपने आप को खड़ा कर पाते। तो दूसरी बात क्या हुई, किसने रेस्ट्रिक्शन लगाया? ताकि जो इंडियन कंपनीज हैं, अपनी जो कंपनीज हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएं, उनको इंडिया का मार्केट मिल जाए पूरा और वो अपने आप को इस लायक बना सकें, स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। लेकिन 1991 में
इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई 1991। ये कौन थे? राव मनमोहन। ये राव मनमोहन की पॉलिसी कहलाती है। उस टाइम 1991 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम, वो पीवी नरसिम्हा राव थे। और जो मनमोहन सिंह हैं, जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। एलपीजी, ये एलपीजी क्या है इसको समझिएगा। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। एंड जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में राव मनमोहन ने, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है भूमंडलीकरण। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, इट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल दबाव में, इंटरनेशनल प्रेशर में, डब्ल्यूटीओ के दबाव में विदेशी कंपनियों को इंडिया में अपना माल एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी। यानी कि अब विदेशी सामान इंडिया में आ सकता था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी। यानी कि अब विदेशी कंपनी जो हैं वो इंडिया में आकर के इंडस्ट्री लगा सकती थी, बिजनेस सेटअप कर सकती थी और इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेच सकती थी। ये हुआ लिबरलाइजेशन। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब लोग जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी इंडस्ट्री लगा सकते थे, चाहे वो अपने देश में हों, देश के हों या विदेशी हों। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इन्होंने अपना लिया। यानी कि अब इंडिया डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स रेगुलेशन थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये एलपीजी की पॉलिसी है जिसमें राव और मनमोहन सिंह ने, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। देश के अंदर अब प्राइवेट इंडस्ट्री लग सकती थी, विदेशी कंपनी भी लगा सकती थी और इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी लगा सकते थे। अब उदारीकरण आ गया, यानी कि अब विदेशी कंपनीज अपने प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेच सकती थी। और ये पॉलिसी क्यों अपनाई? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक गांव बन गया, एक विलेज बन गया। यानी कि पूरी दुनिया के देशों की कनेक्टिविटी हो गई। पूरे दुनिया के जो देशों के जो मार्केट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब एक दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया के बहुत सारे मार्केट्स में बिकने लगे। ये था लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूविंग restriction on trade and foreign investment. It means
हुए थे, प्रतिबंध लगाए हुए थे विदेशी व्यापार पे, विदेशी पूंजी निवेश पे, उस पे उसको रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया। यानी कि विदेशी कंपनियों को परमिशन मिल गई, विदेशी सामान को परमिशन मिल गई कि अब वो इंडियन मार्केट में अपना सामान बेच सकते थे और इंडियन मार्केट में इंडिया में आकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे। ये था लिबरलाइजेशन। अब देखिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ये यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। विश्व जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ क्या है? यूएनओ बना था 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। यूएनओ एक जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने ये महसूस किया कि दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पीस और हार्मोनी के लिए काम करे, जो दुनिया में शांति स्थापित करने में सहयोग करे, जो अगर कहीं किन्हीं देशों के बीच युद्ध के हालात बनते हों तो उसको रोकने का काम करे। इसलिए यूएनओ बनाया था। अब यूएन उसके बाद धीरे धीरे यूएनओ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनते चले गए, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, उसी का यूएनओ का ही ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका क्या काम है? वर्ल्ड ट्रेड के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, और दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो लेस प्रॉस्परस कंट्री हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन के लिए बनाना। ठीक है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं इनको ज़्यादा ज़रूरत है ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड कंट्री है, इनके यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है। तो इनके यहाँ पे तो ये छोटे छोटे देश हैं, पॉपुलेशन कम है, तो इनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए क्या चाहिए? दुनिया का मार्केट चाहिए। ये दुनिया के मार्केट में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें। अगर ये दुनिया का मार्केट नहीं होगा, इनके लिए ओपन नहीं होगा, तो इनके लिए तो सारे इंडस्ट्रीज बेकार हो जाएंगे ना। तो बेसिकली जो WTO है वो फेयर काम नहीं करता। ये डेवलप्ड कंट्रीज के दबाव में काम करता है, डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में पॉलिसीज बनाता है, जिससे डेवलप्ड कंट्रीज का ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में नहीं सोचता। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। क्यों? क्योंकि WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूएनओ है, यूएनओ को जो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करता है वो अमेरिका करता है और दूसरे डेवलप्ड कंट्री करते हैं। तो ये जो यूएनओ है ये डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में ज़्यादा काम करता है इन द कंपैरिजन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो WTO का काम है डेवलपिंग कंट्री को मनाना कि आप अपने मार्केट दुनिया की कंपनीज के लिए खोलिए। और 2011 तक इसमें 154 कंट्रीज WTO के मेंबर थे। इट मीन्स 154 कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपना लिया गया था। ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन
ऑफ इंडिया। Impact of globalization on India। इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव हुए ये देखिएगा। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन कस्टमर पे, इंडियन इंडस्ट्रीज पे, इंडियन कंपनीज पे क्या प्रभाव हुए, क्या इम्पैक्ट हुए, ये इसमें देखेंगे। तो नंबर 1, अब लोगों के पास, इंडियन लोगों के पास ग्रेटर चॉइस आ गई, यानी कि मार्केट में जो गुड्स है वो फ्लडेड हो गए, सामान की बाढ़ सी आ गई। एक ही सामान बनाने वाली बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ गई, तो गुड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं और लो प्राइस पे लोगों को मिलने लगे, लोगों के पास चॉइस बढ़ गई। जैसे कोई भी सामान खरीदना हो तो अब इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक ही सामान को बनाती हैं। जैसे एग्जांपल मैं बाइक के, 2 व्हीलर के लिए एग्जांपल दूँ तो इंडिया में होंडा, हीरो, टीवीएस, बजाज, यामाहा, ये सारी कंपनीज हैं। तो अपने रेंज के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, उसके फीचर्स के हिसाब से कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है, यानी कि चॉइस बढ़ गई। पहले ये चॉइस नहीं थी, 1991 से पहले इंडियन कस्टमर के पास ये चॉइस नहीं थी। ये चॉइस बढ़ी है 1991 के बाद, और ख़ास तौर से लास्ट 20 ईयर्स और 25 ईयर्स में ये लोगों के पास चॉइस बढ़ गई है। अब लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान कम कीमत पे मिलने लगा है। और नंबर 2, इंडिया में MNCs ने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट माने पैसा लगाया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टू बाई द एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करना जिसका कई गुना मिलने की संभावना हो, प्रॉफिट होने की संभावना हो। तो MNCs ने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि MNCs ने अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई, जिससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रोजगार के अवसर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लोगों को रोजगार के अवसर मिले, नई जॉब प्रोवाइड हुई, और जो लोकल कंपनीज थी उनको भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने MNCs को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा के ही ये जो लोकल कंपनीज थी इन्होंने ह्यूज वेल्थ कमाई, पैसा कमाया। तो 2 फायदे हुए अभी तक। एक तो इंडियन कस्टमर के पास चॉइस बढ़ गई, सस्ती कीमतों पे अच्छा सामान मिलने लगा, और दूसरा जब MNCs ने, विदेशी कंपनियों ने इंडिया में आकर के इंडस्ट्री लगाई तो नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, और जो लोकल कंपनीज थी वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करके ही उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा several top Indian companies become the MNCs। जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो क्या हो गई? MNC हो गई, यानी कि इंडियन कंपनी भी MNC बन गई। जैसे टाटा मोटर्स, टाटा की गाड़ियाँ खासतौर से
अफ्रीकन कंटिनेंट के बहुत सारे देशों में बिकने लगी। टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो गाड़ियाँ बनाती हैं, उसके अलावा इन्फोसिस, ये इन्फोसिस जो है इंडियन कंपनी है, आईटी कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इसका अपना महारत हासिल है इन्फोसिस को। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में ये एमएनसी बन गई है। उसके अलावा रैनबैक्सी ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है इंडिया की। और एशियन पेंट्स जो पेंट्स बनाती है, जो घर की दीवारों पे, दरवाजों पे, विंडो पे किया जाता है, वो वाली एशियन पेंट्स ये एमएनसी बन गई है। और सुंदरम फास्टनर्स जो नट और बोल्ट बनाते हैं, ये जो कंपनीज हैं इंडिया की, वो क्या बन गई, एमएनसी बन गई। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा हुआ कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज थी वो एमएनसी बन गई, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। और इनके प्रोडक्ट दुनिया के बहुत सारे मार्केट में बिकने लगे, खासतौर से एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट की जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो लेस प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट बिकने लगे। और क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आने के बाद खासतौर से आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई। आईटी सेक्टर में रिवॉल्यूशन आया, आईटी रिवॉल्यूशन। खासतौर से डेटा एंट्री, इंटरनेट, डेटा एंट्री, कंप्यूटर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इसमें आईटी का इस्तेमाल हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब रेलवे कंप्यूटराइज हो गया, रेलवे ऑफिस, सारी मिनिस्ट्री के ऑफिस कंप्यूटराइज हो गए, बैंक कंप्यूटराइज हो गए, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका आईटी जो कंप्यूटर्स है उसका रोल बढ़ा। और ख़ास तौर से इंडिया में आईटी में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। अब देखिए, स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज अपनाते हैं, ये देखेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पूंजी विदेशी निवेश, यानी कि जब विदेशी कंपनियां जो खासतौर से एमएनसीज हैं वो हमारे देश में आकर के पैसा लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, जिससे हमारी इकोनॉमी, जीडीपी ग्रो करे, रोजगार के अवसर पैदा हों। तो इसके लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, इन्होंने SEZ बनाए हुए हैं। SEZ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है। और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, और बैंकिंग सर्विसेज,
ये वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, जिससे उस एरिया में जो फॉरेन कंपनीज है वो अट्रैक्ट होती हैं, वो आकर के पैसा निवेश करती हैं, पैसा लगाती हैं और इंडस्ट्री सेटअप करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हरिद्वार में सिडकुल, ये जो सिडकुल है हरिद्वार में, ज्वालापुर की तरफ साइड में, वहाँ पर लगभग 500 कंपनीज हैं जो वहाँ पे सेटअप हुई हैं। तो उसके लिए एनडी तिवारी गवर्नमेंट थी उस टाइम, नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था कि विदेशी कंपनीज को ऑफर दिया था, सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई थी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाया और 10 साल तक फ्री बिजली इलेक्ट्रिसिटी देने का इन्होंने वादा किया, जिससे विदेशी कंपनी वहाँ पे अट्रैक्ट हुई अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के तरीके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट SEZ बना देती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, खास एरिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ऐसी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, स्टोरेज, इनको प्रोवाइड करवाती है, जिससे जो फॉरेन कंपनीज हैं वो आकर के विदेशी पूंजी लगती है और जिससे FDI बढ़ती है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना देती है, लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना देती है, लचीला बना देती है। कैसे? जो लेबर लॉज है उसमें वर्किंग आवर फिक्स हैं कि 8 आवर्स होंगे और 8 आवर्स से ज़्यादा वर्क कराया जाएगा एम्प्लॉई से तो उसको डबल पे करना पड़ेगा, वर्किंग आवर से डबल। तो इसमें लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दी गवर्नमेंट ने। तो ये जो विदेशी कंपनी है क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉई रखती हैं, खासतौर से जो वर्किंग क्लास होती है, इसमें लेबर क्लास होती है, इसको तो ठेकेदारों का देते हैं कि आप इतने लोग ले आइए, हम काम दे देंगे, और जब सीजन पीक पे होगा तो काम मिल जाएगा, जब नहीं होगा तो मना कर देंगे, ठीक है। और ये लोग 8 घंटे के बजाय 10-10, 12-12 घंटे काम करवाते हैं। तो लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना दिया। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियां आई हैं तो वो प्रॉफिट कमाने आई हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन से उन्हें मतलब नहीं है, तो गवर्नमेंट ने रूल्स को फ्लेक्सिबल बना दिया। तो इसमें क्या हो गया, अब वर्किंग आवर फिक्स नहीं रहे, ठीक है, कम सैलरी में भी काम करना पड़ता है और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ये सारी बातें। तो गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों पे काम किया, एक तो लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बना दिया और दूसरे SEZ बना दिए। उसके बाद है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए अभी भी स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। इसमें क्या हुआ है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया, विदेशी कंपनीज आई, खासतौर से IT में रिवोल्यूशन आया, तो जो एजुकेटेड लोग थे केवल उनको ही जॉब मिली। जैसे IT सेक्टर में जो MCA पास आउट थे, जो BTech थे, जो MTech थे, उन्हीं को जॉब मिल पाई जो MBA किए हुए थे, यानी कि हाईली क्वालिफाइड लोगों को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट ज़्यादा मिला। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो लेबर क्लास थे, जो वर्किंग, उनको ग्लोबलाइजेशन का अभी तक कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। क्या कि इसमें केवल रिच लोगों का ही बेनिफिट ना हो, जो लोअर क्लास है उसको भी बेनिफिट मिले।
बात, लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे लोगों की जो जॉब है वो सिक्योर रहे और जो वर्क लेबर है, वर्किंग क्लास है, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना चाहिए। देश के अंदर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, जिनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको पैकेज देना चाहिए, राहत पैकेज देना चाहिए, जिससे वो इंडस्ट्री अपने आप को स्टेबल कर पाए, इंडस्ट्री ये अपने आप को खड़े पर कंपटीशन में खड़े हो पाए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारी बातें हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है। नंबर 1, इसमें केवल जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनको ही जॉब मिल पाई है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल रिच लोगों का ही बेनिफिट ना हो, जो लोअर क्लास है, लेबर क्लास है, उसको भी बेनिफिट मिले। तीसरी बात, लेबर लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको उनकी सेफ्टी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट करें, जिससे वो लोग अपने आप को स्टेबल कर पाएँ और जो इंटरनेशनल लेवल का जो कंपटीशन है उसमें खड़े हो पाएँ। तो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।